तो फ्रेंड्स वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र से एंसेंट हिस्ट्री को, और यह एंसेंट हिस्ट्री का वीडियो नंबर है 8। टॉपिक है हमारा यूनानी आक्रमण। इस यूनानी आक्रमण की हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम सिकंदर से संबंधित प्रश्नों को हम कवर करेंगे, साथ ही जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम के लिए होंगे उन्हें भी मैं आपको प्रोवाइड कराने का इस वीडियो के अंतर्गत मैं प्रयास करूंगा। और मात्र 7 ही प्रश्न से हम सिकंदर से संबंधित यूजफुल फैक्ट्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने आज के इस पहले प्रश्न को। और क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो जब सिकंदर हमला किया था तो उस समय भारत में किसका शासन था, तो आपका नंद वंश का शासन था। लेकिन यहाँ पे जरा हम बात करें कि सिकंदर हमला कब किया था, तो सिकंदर हमला किया था 326 बीसी में। कब किया था हमला आपका? 326 बीसी में आपका हमला किया था। इसका मतलब है कि 326 बीसी में भारत में किसका शासनकाल था। तो हम बात करें कि उत्तर भारत में 344 बीसी से आपका 323 बीसी के आसपास तक आपका नंद वंश का शासन रहा है। तो यही 344 और 323 के बीच में कौन आएंगे? 326। इसका मतलब है कि नंद वंश के ही शासन के समय आपका सिकंदर का क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। लेकिन यह तो ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछेगा कि नंद वंश का शासन था तो शासक कौन था? तो शासक इस समय था कौन? तो धनानंद था। कौन था? धनानंद, है ना। तो इस समय शासक, तो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा शासक है जो सिकंदर के समकालीन था, और ऑप्शन विभिन्न प्रकार के दे दिए जाएंगे। तो याद रखेंगे, धनानंद को आप याद रखेंगे, है ना, कि धनानंद इनके समकालीन था। किसके समकालीन? तो आपका सिकंदर के समकालीन। अब जरा देखिए आखिर सिकंदर यह कौन था। यह जो वही सिकंदर है जो बार बार बोला जाता है, इसी के संदर्भ में तो बोला जाता है जो जीता वही सिकंदर, है ना। किस प्रकार से जीता, यह बात एक निगेटिव वे में भी इसे ले लिया जाता है ना, कि किसी तरह से कोई जीत गया तो जो जीता उसी को सिकंदर मान लिया जाता है। खैर जरा देखिए, अब हम बात करें इनके संदर्भ में कि सिकंदर आखिर यह था कौन। थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा ताकि इनसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके क्लियर हो जाए। तो देखिए सिकंदर यह जो मकदुनिया का शासक था, मकदुनिया का शासक था, जो कि आपका यूनान वाले क्षेत्र में पड़ रहे हैं। और इसके पिता का नाम था फिलिप, यानी फिलिप का यह पुत्र था। और यह फिलिप है जो मकदुनिया का पहले खुद शासक था। 359 ईस्वी में यह शासक बनता है। उसके बाद है जो 329 में फिलिप की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद गद्दी संभालता है कौन? सिकंदर, है ना। और 329 उसके बाद है जो पता चलता है उसे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के बारे में, और खुद को वह शक्तिशाली भी समझता था, और पूरी दुनिया को वह विजित करना चाहता था, जीतना चाहता था। तो 329 के बाद है जो हम बात करें तो यह भारत की ओर चलता है। विभिन्न जगहों को वह जीतते हुए भारत की ओर आता है। कब? आपका 326 बीसी में आएगा, और 326 एवं 25 बीसी तक यह भारत के ही क्षेत्रों में यह रहेगा, है ना। और इसके जो गुरु थे, याद रखेंगे कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। यह वही अरस्तु हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी के पिता के रूप में इन्हें हम जानते हैं। जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान और बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान, ये दोनों के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? आपके अरस्तु जाने जाते हैं। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। अब ऐसा नहीं कि हाँ सुकरात से आगे की बात मीन्स कंट्रोवर्शियल हो जाती है ना। तो यहाँ पे इतना पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं कि सिकंदर जो है आपका फिलिप का पुत्र था, जिसका जन्म आपका 356 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 356 बीसी में। यह मकदुनिया का शासक 329 में बना था, और आपका भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था, है ना। 326 बीसी में किया था। पोरस को इसने क्या किया था? हराया था। किसको? राजा पोरस को हराया था। जैसा कि दिखाया जाता है विभिन्न प्रकार के इतिहास में, और कहीं कहीं लिखा भी जाता है कि यह तो गलत इतिहास खैर दिखाया गया है, लेकिन हमें खैर अब उसके रिसर्च पे नहीं जाने हैं, मेन फैक्ट्स को अभी क्लियर करके रखने हैं, है ना। चलिए, तो पोरस को इसने क्या किया था? हराया था। किसने? सिकंदर ने। और यह
इसके सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तत्पश्चात यह क्या हुआ था, आपका लौट गया था और इसकी 323 बीसी में 30 बीसी में मकदूनिया लौटते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ, बेबीलोन में। कहाँ, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, सिकंदर की। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसके घोड़े का नाम क्या था। इसके घोड़े का नाम क्या था, तो याद रखिएगा बऊ केफला या बुकाउफेला भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, है ना। तो बऊ केफला याद रखेंगे। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो सिकंदर के समकालीन अभी हमने बात किया भाई कि सिकंदर 326 में आक्रमण किया था और उस समय नंद वंश का शासन था और शासक उस समय था कौन, यह कौन, धनानंद था, है ना। यह वही धनानंद है जिसे हटा कर करके इसे अपदस्थ कर करके आपका 322 ईस्वी में आपका गद्दी पे कौन बैठेगा, चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से बैठेगा, तो यह है जो आपका इसमें सहायक रहता है कौन, कौटिल्य, चाणक्य या इसे विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कथनों पे हमें विचार करने हैं। अब जरा देखिए कि लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात 2 कथन और कारण दिए गए हैं, है ना, और आपको कुछ से चुनने हैं आंसर। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ा। अभी हमने चर्चा किया कि 326 में आया था, उसके बाद है जो 2 वर्षों तक लगभग इस जगह पे रहा और ब्यास नदी के पार करने के कारण मीन्स इनकार करने के कारण से कि ब्यास नदी हम पार नहीं करेंगे, उनके सेना के द्वारा क्या कर दिया गया था, इनकार कर दिया गया था। इसके बाद है जो वह पीछे लौटने का फैसला लिया। तो कहने का मतलब आपका स्टेटमेंट अर्थात कथन सही है। अब जरा देखिए वह है जो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, नहीं, वह तो इसके समकालीन कौन थे, आपका नंद वंश का शासन था। नंद वंश का शासन था उस समय और नंद वंश यह लगभग 322-23 तक रहेगा। 322 में गद्दी पर बैठता है, जबकि इसका आक्रमण आपका कब होगा, तो आपका 325 में होगा। तो कहने का मतलब है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी भिड़ंत ही इससे नहीं हुई थी। तो आपका कथन तो सही होगा, लेकिन कारण आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अतः आंसर आप क्या करेंगे कि ए वाला सही है, आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। यूपीपीसीएस में तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, है ना। चलिए बिहार से संबंधित एग्जाम्स में भी अब इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, है ना। आगे जरा देखिए कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक को मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था। तो यह जो था राज वह था मस्सग। कौन था, मस्सग। और यह है जो मस्सग यह आपकी राजधानी है। और यह किसकी राजधानी है, तो यह अस्वक की राजधानी है, ठीक है, अस्वक की राजधानी है, जो कि यह बॉर्डर वाले इलाके में पड़ता था। और सिकंदर यहाँ तक कि पुरुष को तो मारा ही, साथ में वहाँ की स्त्रियों को भी इसने नहीं छोड़ा था, है ना। तो आप देखेंगे पोरस एक सीरियल आता है, तो उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इन सभी बात को है जो दिखाया जाता है। और इससे काफ़ी लोग मीन्स सिकंदर से लोग काफ़ी भयभीत हुआ करते थे। मतलब एक क्रूर टाइप का था, बहुत ज़्यादा मीन्स जो क्रूरता होता है वह क्रूरता की हद को उसने पार कर दिया था। पुरुष सैनिक को तो मारा ही, साथ में अब पुरुष सैनिक मारा गया, बची स्त्री, तो स्त्री भी क्या करती है, अपना हथियार उठा लेती है ना, कि आखिर हम जीवित रह कर क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी, तो किस कारण से थी। तो क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन इस जगह पे यानी यहाँ पे कारण दिया गया है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही बात है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं, अभी पिछली वीडियो में ही हम लोगों ने चर्चा किया है, किसके संदर्भ में, महाजनपद के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया कि विभिन्न प्रकार के भारत महाजनपद में था बटा हुआ, लेकिन
क्या था कि कोई शक्तिशाली साम्राज्य था और वह है जो पूरे मीन्स क्षेत्र पे प्रभुत्व जमाए रखता था और खुद आपस में ही अपने वर्चस्व के लिए टकराता था। इसका मतलब है कि उस समय आपका भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पहला बात यह सही। उसके बाद उसकी फौज बेहतर थी। हाँ भाई, बेहतर तो थी, है ना, बेहतर थी। इन चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब जरा देखिए, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, यह भी मिली, यह भी सही है, इसकी चर्चा मैं करूंगा। और वह एक अच्छा प्रशासक था नहीं। अब जरा देखिए, हमने बात किया शुरुआत से, 3 बातों पे हमने सहमति जताया, 1 पे, 2 पे, 3 पे। आंसर तो आपका 1 2 3 हो गया। लेकिन हम बात करें इनके संदर्भ में कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, क्योंकि विभिन्न भागों में यह बटा हुआ था, है ना। उसके बाद है जो उसकी फौज बेहतर थी, सही में यह बेहतर थी, उसके पास ट्रेंड फौज थी, यह इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे यहाँ क्या थी, मीन्स पुरानी पत्ती के आधार पर लड़ी जाती थी। तो 1 2 बात तो सही होगी, लेकिन उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। यह है जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है राजा अम्भी से। किसके संदर्भ में, राजा अम्भी है जो आपका पहला देशद्रोह का मुकदमा एक प्रकार से कहेंगे या लांछन कहेंगे देशद्रोह के रूप में, किस पे लगा था, अम्भी पे, है ना। और अम्भी ही है जो अंदर की बहुत सी भेद बतला देता है और यह बताता है किस प्रकार से हमारे यहाँ फूट है और आप क्या करोगे कि है जो जीत जाओगे। तो अंदर की भेद है जो बतलाने में आपका मीन्स जानने में सक्षम हो जाता है अम्भी की सहायता से। अर्थात एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे पहले प्राचीन भारत में देशद्रोह यानी प्रथम देशद्रोह के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह अम्भी के रूप में जाना जाता है, यानी अम्भी को कहा जाता है। यही बात आपको मध्यकालीन के संदर्भ में हम बात करेंगे। मध्यकालीन के संदर्भ में बात करेंगे तो आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, आपको याद होगा यदि कभी आपने पढ़ा है तो 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध आपको 1192 में देखने को मिलेगा और आपका चंदावर का युद्ध 1194 में देखने को मिलेगा। यह है जो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। पहले युद्ध में यह जीत जाता है, लेकिन यह जो है पृथ्वीराज चौहान, इसकी किससे नहीं बनती थी, तो जयचंद से नहीं बनती थी। किससे, जयचंद से नहीं बनती थी, है ना। और यह जयचंद क्या करता है, मोहम्मद गौरी का साथ दे देता है 1192 में। पृथ्वीराज चौहान की मीन्स कमजोरी को वह बतला देता है एक तरह से कहेंगे। और इसके बाद है जो पृथ्वीराज चौहान मीन्स एक छद्म युद्ध के कारण से इससे पराजित हो जाता है। किससे, मोहम्मद गौरी से। और यहाँ तक जयचंद जो मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, इसे चंदावर का युद्ध खुद मोहम्मद गौरी से लड़ना पड़ता है और यह हार जाता है। तो इतिहास में दूसरा फिर से यानी देशद्रोह के रूप में किसे जाना जाता है, जयचंद को जाना जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब देशद्रोह पे चर्चा आती है तो कविताओं में, कहानियों में चर्चा करी जाती है अम्भी की और जयचंद की चर्चा करी जाती है ना, कि फिर से कोई जयचंद पैदा नहीं होगा। इस प्रकार की बातें हैं जो लिखी जाती है। तो याद रखेंगे 2 क्वेश्चंस, राजा अम्भी और जयचंद। अच्छा, अब देखिए कि यह जो प्रशासक अच्छा नहीं था, कारण यह ऐसा हम देख सकते हैं कि बस इसका सपना था कि हम पूरे क्षेत्र को, पूरे दुनिया को हम जीत जाएं। और ऐसी अवस्था में जिस क्षेत्र में वह जाता था तो उस जगह को जीतता था और जीतने के पश्चात वह फिर से उसी को हैंड ओवर कर जाता था, है ना। वहाँ पे शासन वह नहीं करता था, वह उसी को हैंड ओवर कर करके फिर से वह लौट जाता था। तो एक तरफ जीतता था और दूसरी तरफ जो जीते हुए राज थे वह स्वतंत्र होते चले जाते थे। तो इस प्रकार से आपका 1 2 3 इसका आंसर हो जाए। चलिए आगे की हम बात करें तो उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो यह राजा था कौन, पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जानेंगे, है ना। अब देखिए यही युद्ध जो है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइडेस्पीज का युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो यह पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। और कौन से नदी के तट पे हुआ था, तो याद रखेंगे
कि यह जो झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे हम बितास्ता के नाम से भी जानते हैं। झेलम नदी को हम बितास्ता के नाम से जानते हैं और यही इस युद्ध का नाम पड़ता है हाइडेस्पीस या हाइडेस्पीसिस का युद्ध के नाम से इसे जानते हैं। इस बात का ख्याल रखेंगे। और उसके बाद है जो फिर क्या होता है कि इसकी वीरता से, किसकी, पोरस की वीरता से प्रभावित होकर करके सिकंदर है जो इसके क्षेत्र को है जो लौटा देता है, साथ में अन्य क्षेत्र को भी कुछ जीतता है, तो वह पोरस को वह दे जाता है। यहाँ पे हम बात करें तो यह महापद्म नंद की हमने पहले भी चर्चा किया है कि यह नंद वंश का क्या था, संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि घनानंद को गद्दी से अपदस्थ कर करके मौर्य वंश का संस्थापक 322 में बनेगा। और राजा अम्भी वही है जिसने किसकी सहायता करी थी, तो औरंगजेब नहीं, यानी सिकंदर की सहायता करी थी, है ना। थोड़ी सी निगेटिव जो नाम होती है ना दिमाग में छपी हुई रहती है। हाँ, तो अम्भी याद रखेंगे कि यह जो देशद्रोह के रूप में जाना जाता। चलिए आगे की हम बात करें, निम्नलिखित में कौन है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो देखिए यह तीनों आएगा आपका, निर्याकस, आनेसिक्रिटस, अरिस्टोबुलस, ये तीनों के तीनों है जो सिकंदर के साथ आए थे। जबकि हम डाइमेकस की बात करें तो डाइमेकस की हम बात करें तो यह जो बिंदुसार के दरबार में आया था, किसके दरबार में आया था, यह बिंदुसार के दरबार में आया था, है ना। तो बिंदुसार जो कि आपका आएगा कब, चंद्रगुप्त मौर्य के भी बाद आएगा, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वह गद्दी पर बैठेगा आपका कब, 298 BC में। और सिकंदर कब आया था भाई, 326-25 के आसपास थे, है ना। इसका मतलब है काफ़ी आपको डेट में डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। तो यह है जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल, यानी मौर्य के शासनकाल के बाद जो है आपका बिंदुसार जो गद्दी पर बैठा था मौर्य वंश में, उसके शासनकाल में डाइमेकस आया था। तो बाकी यह तीन थे। और इसमें से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था, तो यही निर्याकस है जो सिकंदर का क्या था, जल सेनापति था। इस बात का ख्याल रखेंगे। तो देखिए इससे संबंधित जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशंस हैं यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बस इतना क्वेश्चंस को आप कवर पहले कर रखिए, और जो भी बुक है तो उनसे संबंधित और भी तथ्यों को कवर कर लीजिए। अब जरा देखिए कि आपको क्वेश्चंस की संख्या कम नज़र आ रहा है, इससे आप एक ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि उतना वेटेज इस टॉपिक को हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है, तब तो क्वेश्चंस कम मिले। नहीं तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित आपको कितने, बौद्ध धर्म में हम लोगों ने 100+ क्वेश्चंस किया है ना। आप आगे देखेंगे अगला हमारा जो टॉपिक होगा वह मौर्य साम्राज्य होगा, तो उसमें भी आप 100+ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक हैं, इससे यही पता चलता है कि उसकी वेटेज हमारे एग्जाम के लिए अधिक है, तभी तो क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं, तभी तो इसमें अधिक कलेक्शन भी दिया गया है। तो बस इतना ही आप याद रखें पहले। ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत से फैक्ट्स के पीछे और बहुत से टॉपिक्स के पीछे जाएं, आपको जितना बस मिल रहा है उतना आप मगअप करते चलिए, उससे याद करते चलिए। यकीन मानिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने को नहीं है ना। यह कवर हो जा रहा है, आपका लुसेंट का ऑब्जेक्टिव है वह भी लगभग कवर हो जाएगा आपका, है ना, इसे करने के पश्चात। बाकी फिर देखा जाएगा कि जहाँ पे कमी हमें महसूस होगी तो और भी अन्य सोर्स से हम ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा मौर्य साम्राज्य पे। तो वह काफ़ी शानदार सेशन रहने को है और काफ़ी यह टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। वहाँ से 100+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगली वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होगी लेकिन काफ़ी शानदार मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग यही आशा, उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।